गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया संस्कृतिकरण क्या है, उसका अर्थ और संस्कृतिकरण की विशेषताएं। इसके बाद हम नेक्स्ट संस्कृतिकरण के कौन कौन से स्रोत हैं और कौन कौन से कारक हैं जो संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से उच्च जातियों में प्रवेश करने की एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत निम्न जाति उच्च जाति होने का दावा प्रस्तुत करती है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस संस्कृतिकरण को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला कारक ये कह सकते हैं कि धार्मिक कारक। भारतीय समाज आदिम काल से ही धर्म प्रधान समाज रहा है। यहाँ पर अनेक मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, अनेक मस्जिद हैं। विभिन्न जातियों के संदर्भ में अलग अलग धार्मिक पूजा के स्थान रहते हैं। यहाँ पर उससे संबंधित यानी समाज के विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न वर्ग के व्यक्ति वहाँ पर जाकर अपनी धार्मिक आस्था प्रकट करने का कार्य कर सकते हैं। जब हम एक ऐसे स्थान पर एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान भी देखने को मिलता है। कौन कौन सी एक ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें दूसरे वर्ग में, दूसरे समूह में देखने को मिलती हैं, हम उन चीज़ों को अपनाने का प्रयास करते हैं। तो एक इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष तौर पर धर्म संस्कृतिकरण को बढ़ाने का कार्य करता है, आगे बढ़ाने, विकसित करने का कार्य करता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन, समय समय पर समाज में अनेक कुरीतियां देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम प्राचीन कालीन समाज की बात करते हैं तो दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, कन्या भ्रूण हत्या थी, महिलाओं के जैसे पर्दा प्रथा थी। ऐसी बहुत सारी ऐसी हमारी कुप्रथाएं हैं जो हमारे समाज में देखने को मिलती रहती थी। इन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समय समय पर, जैसे आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, गांधी जी हैं, इन्होंने समय समय पर आंदोलन चलाए और हमारे समाज में जो अनेक प्रकार की कुरीतियां थी उन्हें दूर करने का कार्य किया, जिससे निम्न जाति के व्यक्तियों को अपना विकास करने का मौका मिला, जिससे वह समाज के उच्च वर्ग के बराबर जानने के लिए, चाहे उनकी भाषा हो, उनका पहनावा हो, उनका खान पान हो, उनका रहन सहन हो, उसको वो अपनाते हैं, जिससे कि वह भी थोड़ा अपने आप को ऊंचा उठाने का कार्य कर सके। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कारक भी अपना इसमें अहम रोल अदा करते हैं। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जाति, भाषा, लिंग, धर्म का कोई भी स्थान नहीं है। हर व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने की पूर्ण स्वतंत्रता हमारे देश में, हमारे संविधान ने प्रदान की हुई है। कोई भी व्यक्ति यदि उसमें करिश्माई व्यक्तित्व है, करिश्माई व्यक्तित्व कहते हैं ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य कर सकता हो। गांधी जी ने कभी भी कोई भी राजनीतिक पद प्राप्त नहीं किया, लेकिन वह एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व थे जिनके पीछे हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके विचारों को मानने के लिए पल भर में, सेकंड्स में तैयार हो जाते थे। तो ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व भी हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी चीज़ों को अपनाने के लिए
व्यक्ति तैयार हो जाता है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। और राजनीति मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई भी निम्न जाति का हो, निम्न धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो चुनाव में खड़ा होकर अपने व्यक्तित्व के माध्यम से यदि राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर लेता है तो वह हमारी एक संसद में अपना अहम रोल अदा करता है, जहाँ पर नियमों को बनाने का कार्य, हम नियमों को अप्लाई करने का कार्य किया जाता है, जिसके माध्यम से वह हमारी जो जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, जितनी पॉलिसी बनती हैं, उसको बनवाने में या उसके बनाने में भी उसका योगदान हो सकता है। तो राजनीतिक कारक भी एक ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से एक निम्न जाति का, धर्म का, भाषा का व्यक्ति भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने आप को उच्च उठाने का कार्य कर सकता है। आर्थिक कारक अपने आप में धर्म के साथ साथ हम कहें धन, कि जहाँ धन है वहाँ सब कुछ मिल जाता है बहुत आसानी से। आज का युग अगर हम कहें पूंजीवादी युग है। जो धनी व्यक्ति होते हैं, बिरला हैं, टाटा हैं, ये व्यक्ति एक ऐसे आर्थिक तौर पर धनवान व्यक्ति हैं, और धनवान व्यक्ति होने के कारण उन व्यक्तियों की जो भी चीज़ों को वह समाज को बताते हैं, तो उन चीज़ों को अपनाने के लिए बहुत जल्दी व्यक्ति तैयार हो जाता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण। औद्योगिकरण कहते हैं जहाँ पर नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। जब किसी भी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना होती है तो उद्योगों में कार्य करने के लिए व्यक्तियों की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उद्योग कब चलेगा? जब उसमें काम करने वाले श्रमिक देखने को मिलेंगे। और ये श्रमिक किसी एक क्षेत्र के नहीं होते, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। जब अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, अलग अलग भाषा के होते हैं, अलग अलग वेशभूषा के होते हैं, और एक स्थान पर जब काम करते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ों का आदान प्रदान जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नगरीकरण जहाँ नगर हैं, जहाँ पर नगर की चीज़ों को हम अपनाते हैं। जैसे नगरीकरण की क्या विशेषता हो सकती है? द्वैतिक संबंध हैं, पॉल्यूशन है, मल्टी स्टोरीज हैं, उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, नए नए आधुनिकता जैसी चीज़, फैशन देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर भी नगरीकरण होता है वहाँ पर अलग अलग जाति के व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और एक नगर में निवास करते हैं। और वहाँ पर नगर में अगर हम कहें तो हमारा अपना परिवार का, हमारा रिश्तेदार कोई भी नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है? आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए ही अपने जीवन को चलाने का कार्य करना होता है। तो नगरीकरण, औद्योगिकरण भी एक ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कृतिकरण करने का कार्य करता है। आधुनिक शिक्षा सबसे पहले शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जो हमें इन सारी बुराइयों से दूर करने का कार्य करता है, कि वो ऊंच नीच की भावना, उनके शिक्षित व्यक्ति के मन में ऊंच नीच की भावना देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम एक दूसरे की अच्छी बातों को सीखने का कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से भी संस्कृतिकरण का कार्य किया जाता है। लास्ट बात अगर हम बात करते हैं यातायात और संचार के साधन। संचार, कम्युनिकेशन, आज हम आपसे जो वार्तालाप कर रहे हैं ये किसके माध्यम से कर रहे हैं? संचार के माध्यम से। और संचार के माध्यम से करने के कारण क्या होता है कि हमारे जो विचार हैं, हम बहुत जल्दी, कहते हैं ना, कोई भी चीज़ क्या हो गई, वायरल हो गई। वायरल यानी अच्छी चीज़ भी बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है और बुरी चीज़ भी बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है। यानी एक से दूसरे के व्यक्ति के पास तक पहुंचना। किसके माध्यम से पहुंचना? इस कम्युनिकेशंस के माध्यम से पहुंचना। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है, पहले ये नहीं था, नेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, ये नहीं था, तो हमें अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेना पड़ता था, और वो पत्र 15 दिन में पहुंचता था, 20 दिन में पहुंचे नहीं पहुंचे, बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती थी। लेकिन आज हम कोई भी बात अपनी किसी को पहुंचानी है, जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही हूँ, किसके माध्यम से कर रही हूँ?
संचार के साधन के माध्यम से। आपको वर्तमान युग जो हम देख रहे हैं वो कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को सबको पालन करना है, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और दूसरे को भी सुरक्षित रख सकें। तो इसके लिए, इस समय के लिए हमने कौन सा माध्यम अपनाया है एक दूसरे से संपर्क करने का? वो है कम्युनिकेशंस का माध्यम। यातायात तो नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। यातायात के साधन यानी बहुत साधन सुलभ हो गए हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हम संपर्क स्थापित करने का कार्य कर सकते हैं। तो इसके कारण भी संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिलने का कार्य हुआ है। ये बेटा कुछ कारक हैं जो संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करते हैं। अब इससे थोड़ा सा अलग हटके बच्चों में आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ कि मैंने पहले भी एक पूरा वीडियो आपको डाला हुआ है, काफ़ी लंबा और विस्तृत आपको सूचना मैंने दी हुई है। बच्चों, आपसे पुनः आपको याद दिलाते हैं कि हमारे महाविद्यालय में एक अनिवार्य विषय के तौर पर चलाया गया है आनंदम कार्यक्रम, आयुक्तालय के निर्देशानुसार, जिसका वीडियो मैंने आपको बता दिया है। निर्देश से संबंधित सारी जानकारियाँ आपके व्हाट्सएप पर हमने शेयर कर दी हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी दैनिक डायरी बनाए, अच्छे कार्यों को लिखने का कार्य करे डेट वाइज, और जो हमने 10-10 के ग्रुप बनाए हैं, प्रत्येक छात्रा अपने ग्रुप के मेंटर से, और ग्रुप का जो मेंटर है वो अपने साथीगण से संपर्क करते रहें, और आपको जो विषय दिया गया है उससे संबंधित आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, और वह प्रोजेक्ट साल के अंत में आपको हमें सबमिट करना है, और वो 50 अंकों का है। डेली एक्टिविटीज़ आपकी 50 अंकों की हैं और 50 अंक का आपका प्रोजेक्ट है। तो आप इससे संबंधित कार्य लगातार करते रहें। कभी भी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हम महाविद्यालय में ऑनलाइन देखने का कार्य कर सकते हैं या हम मंगाने का कार्य कर सकते हैं। तो इस पर आप अपना फोकस करें और डेली एक अच्छी, जो आपके मन को संतोष देने वाली है, ऐसी एक्टिविटीज़ को करने का कार्य करते रहेंगे। ऐसी मुझे आपसे अपेक्षा है। थैंक यू बच्चों।